बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज के हमारे फिजिक्स के चैप्टर में जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ की लेंथ को यानी कि किसी भी चीज़ की लंबाई को नापा जा सके। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहते हैं? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम 3 इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक है मीटर रूल, एक वर्नियर कैलिपर और एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। मीटर रूल जो है ना, वो एक बिल्कुल सिंपल सा, जैसे ये एक रूल स्केल है ना, बिल्कुल इस तरह का एक स्केल होता है, जिससे किसी भी चीज़ की लंबाई को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मीटर रूल की बात हो रही है ना, तो ये है कि यहाँ इसकी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगी ना, लेंथ होगी, वो 1 मीटर होगी। यानी ये मीटर रूल जो है वो 1 मीटर का होगा। लेकिन अक्सर जो है जगहों पे क्या किया जाता है कि डिफरेंट मीटर रूल्स को जोड़कर ना ज़्यादा बड़ा, यानी 1-1 मीटर के जोड़ के 3 मीटर का, 5 मीटर का मीटर रूल बना दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर जो है ना, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सिलिंड्रिकल चीज़ की या फिर किसी बुक की विड्थ या लेंथ या डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे अब ये मार्कर है, मुझे इसको मेजर करना है, इसकी विड्थ को, तो फिर मैं मीटर रूल से तो नहीं ना ये मेजर कर सकती। क्या मैं स्केल से इसको मेजर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ऐसे चीज़ों की मेजरमेंट के लिए किसको यूज़ किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स को। और उसके बाद जो बिल्कुल स्मॉल जो वायर्स होती है ना, जो बहुत बारीक सी, जैसे कि ये एक वायर है, ये एक वायर है जो बहुत बारीक है, बिल्कुल पतली सी एक वायर है। तो ऐसी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए, अब अगर मुझे इस वायर का डायमीटर मेजर करना है, इस वायर का डायमीटर मेजर करना है, तो उसके लिए मैं किसको यूज़ करूँगी? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को, जो बिल्कुल बारीक सी वायर या फिर कोई बारीक सी मेटल शीट होती है, तो उसको मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज़ किया जाता है। तो इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इनसे हम मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से, मीटर रूल से मेजरमेंट का मेथड क्या है और किस तरह से एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है, और इन इंस्ट्रूमेंट्स की जीरो एरर्स, जो इनके अंदर एरर्स होते हैं, जो गलती होती है इनके अंदर, उसको हम करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं और फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, ये सब कुछ हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें ताकि हम इसको डिटेल से पढ़ सकें। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी चीजें जिनको यूज करते हुए हम लेंथ को, किसी भी चीज की लंबाई को मेजर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारी बुक में बताए हुए हैं? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो हम बारी बारी इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। मीटर रूल क्या होता है? मीटर रूल एक जनरल जो एक स्केल होता है ना, एक रूलर होता है, जिससे आप लोग भी अपनी किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं, या फिर अक्सर स्केल से लाइन लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये एक स्केल है, तो इस तरह से एक स्केल होता है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। उसकी लेंथ होती है 1 मीटर, जो कि यूज किया जाता है अक्सर जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में, या कहीं पे ना जब यहाँ पे एग्जैक्ट 1 मीटर की लेंथ को मेजर करना होता है, वहां पे मीटर रूल को रखा जाता है। तो उसकी लेंथ क्या होती है? 1 मीटर, इसीलिए उसको मीटर रूल कहते हैं। तो लेंथ को, लंबाई को जनरली जो है वो मीटर रूल के जरिए जो है वो मेजर किया जाता है, लेबोरेटरी वगैरह में या कहीं पे भी उसको मेजर करना होता है। और इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, यानी सबसे छोटी जो इसका हिस्सा है, वो कितना होता है? वो 1 मिलीमीटर का होता है। ये जो है ना, ये अब ये एक मीटर रूल है, इसके अंदर ये जो इसका ये अगर आपको नजर आ रहा है, आपको इसको क्लोज ला के दिखाती हूँ। ये जो इसके अंदर एक डिवीजन आपको नजर आ रही है ना, ये एक डिवीजन, ये जो छोटी सी एक स्मॉल डिवीजन है, इसको कहते हैं डिवीजन। तो अब मीटर रूल के अंदर, एक मीटर स्केल के अंदर ये डिवीजन कितनी होती है? 1 मिलीमीटर की। और इसी वजह से जो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं, वो कितनी होती है? वो 1 मिलीमीटर ही होती है। तो 1 मिलीमीटर को फिर हम मीटर रूल का क्या कह सकते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट कहते हैं सबसे कम, सबसे छोटी चीज को कहते हैं लीस्ट। तो अब सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं, वो क्या है? वो 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बताई हुई है, यानी सबसे छोटी मेजरमेंट, जिससे ज्यादा छोटी मेजरमेंट ली ही ना जा सके, वो सबसे छोटी मेजरमेंट हो उस इंस्ट्रूमेंट की, उसे क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। जैसे अब ये स्केल जो भी हमने देखा, इसके अंदर जो है वो 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट नहीं ली जा सकती। तो 1 मिलीमीटर उसका है लीस्ट काउंट। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल को जो है वो उसके ऊपर रखते हैं, इस तरह से कि उसका जो जीरो है ना, वो को इंसाइड करे, यानी बिल्कुल मिल जाए, जुड़ जाए एक एज के साथ, एक किनारे के साथ उस चीज के,
और जो रीडिंग है ना, फिर हम दूसरा जो किनारा है उस चीज का, वहां तक की हम उसकी क्या ले लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैयर करना है इस लेंथ को मैंने मैयर करना है, तो मैं एक किनारे पर अपना क्या रख दूंगी, 0, यानी मेरा जो मीटर रूल है इसका 0 आ जाएगा इसके एक एज पे, और फिर जो इसका इस चीज का एक किनारे पे, इसके एक किनारे पे मैंने अपने मीटर रूल का 0 रख दिया, और उसके बाद जो ये दूसरा किनारा है वो मुझे मेरी क्या बता देगा, लेंथ। अब ये लेंथ कितनी बन रही है, 4.6, तो 4.6 मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने जब भी लेंथ मेजर करनी होती है तो एक किनारे के साथ हम 0 रख देते हैं मीटर रूल का, और जो दूसरा किनारा है वहां से हमें हमारी लेंथ पता चल जाती है। अब एक जो एरर जो है मीटर रूल में कैसे आ सकते हैं मेजरमेंट में, एरर क्या होता है, एरर होता है खामी या फिर गलती को कहते हैं एरर। तो हमारे जो मीटर रूल की मेजरमेंट में एरर आने का सबसे कॉमन, सबसे आम जो है सोर्स, वो क्या होता है कि वो एंगल जहां से हम रीडिंग लेते हैं, यानी रीडिंग लेने का एंगल। अब मीटर रूल से हमने जब भी रीडिंग लेनी है, पहले तो हमने मीटर रूल को बिल्कुल उसके एज को ना रखना है, हमने टिप्ड ऑन इट्स एज, यानी बिल्कुल उसके एज को एक फ्लैट रखना है, सीधा रखना है। और हमने जो रीडिंग लेनी है ना, तो हमने अपनी आईज को जो है वो बिल्कुल उस रूलर के अबव रखना है। जैसे अब अगर ये रूलर है, मैंने अगर रीडिंग लेनी है, अगर यहाँ तक कि वो रीडिंग आई थी, तो मेरी आईज जो है वो एग्जैक्टली यूं ऊपर ऊपर से मैंने यूं देखना है, ना ऐसे देखना है साइड से, और ना मेरा फेस इस साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मेरी आईज उसके ऊपर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आपको एक पिक्चर में भी शो किया हुआ है कि अगर यहाँ तक की ये एक चीज पड़ी है ना, यहाँ तक की रीडिंग लेनी है, तो अब अगर यहाँ पे रीडिंग लेनी है तो आईज जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे होनी चाहिए, आई लेवल क्या होना चाहिए, इसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ना साइड पे होना चाहिए इस साइड पे, ना राइट साइड पे, ना लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इस तरह से आपको रीडिंग गलत नजर आती है। आपकी आईज बिल्कुल उसके अबव होनी चाहिए। तो अगर मीटर रूल से हमने रीडिंग लेनी है तो हमारी आईज का जो एंगल है वो ना तो ए पे होना चाहिए और ना तो सी पे होना चाहिए, बल्कि कहाँ होना चाहिए, बी पे होना चाहिए। अगर हमारी आईज का एंगल खराब होगा ना, हम साइड से रीडिंग ले लेंगे, या तो राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड पे, तो हमें रीडिंग गलत नजर आएगी। रीडिंग मीटर रूल का मसला नहीं है या किसी भी चीज का मसला नहीं है, हमारे देखने के एंगल का इशू होगा। और इस तरह से जो हमारा इशू आता है ना, एरर आता है, उसको कहते हैं पैरालॉक्स एरर, पैरालेक्स एरर, सॉरी, उसको कहते हैं पैरालेक्स एरर। अब यहाँ पे मेजरिंग टेप के बारे में बताया हुआ है, वो एक टेप से होती है ना, यूं खींचते हुए उसको आगे ले जाते हैं, इसको भी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो मेजरिंग टेप है ना, इसके भी ये भी 1 मिलीमीटर तक ही मेजर करती है, और इसका भी लीस्ट काउंट जो है वो सबसे छोटा जो काउंट है, डिवीजन जो मेजर की जा सकती है, सबसे छोटी मेजरमेंट, वो इसके भी 1 मिलीमीटर ही है। लेकिन ये थोड़े से और लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज की जा सकती है। मीटर रूल से ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस को ये मेजर कर सकती है, क्योंकि ये लंबी सी टेप होती है ना, ये इसके अंदर से ये इसको खींचते जाते हैं और ये टेप खुलती जाती है, तो ये जो है वो मीटर रूल से ज्यादा डिस्टेंसेस मेजर कर सकती है। अच्छा, ये जो पैरालेक्स एरर है ना, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है, पैरालेक्स एरर डिफाइन करें। तो ये वो एरर होते हैं जो कि आई की, हमारी देखने की इनकरेक्ट पोजीशन की वजह से होते हैं, यानी हमने देखा ही उस चीज को गलत एंगल से मेजरमेंट लेते हुए, या तो राइट साइड से देखा है तो लेफ्ट साइड से देखा, जिसकी वजह से हमें मेजरमेंट गलत नजर आई। तो इस तरह से जो एरर आता है उसको कहते हैं पैरालेक्स एरर, और इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हमने अपनी आंख को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 के एंगल पे, एग्जैक्टली उस चीज के हमने ऊपर रखना है, रीडिंग के बिल्कुल ऊपर से हमने देखना है उसको। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ना मीटर रूल के बाद, जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है, वो होता है वर्नियर कैलिपर। ऐसी चीजें जिन्हें हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि किसी चीज का डायामीटर है, किसी कॉइन का डायामीटर है, किसी ग्लास के अंदर का डायामीटर है, तो ऐसी चीजें जिनको हम मीटर रूल से नहीं मेजर कर सकते, उनको हम किससे मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से। अगर मैंने इसको मेजर करना है, इसकी चौड़ाई को, इस पेन की चौड़ाई को, मैं इसको मीटर रूल से मेजर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसको वर्नियर कैलिपर से जरूर मेजर कर सकती हूँ कि इसकी ये इतनी चौड़ाई कितनी है। तो ऐसी चीजें जिनको मीटर रूल से नहीं मेजर कर सकते, उनको हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसकी मेजरमेंट की लेंथ इतनी कम होती है, कितनी कम होती है, 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। अब मीटर रूल के अंदर लीस्ट काउंट कितना था, 1 मिलीमीटर था, यानी वो 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट नहीं ले सकता। लेकिन वर्नियर कैलिपर जो है वो कितनी छोटी मेजरमेंट ले सकता है कि अगर हम 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दे, 1 मिलीमीटर के, जो इतना छोटा सा 1 मिलीमीटर था ना, इसके भी अगर हम 10 हिस्से कर दें और उसमें से एक हिस्सा ले लें, तो इतनी छोटी मेजरमेंट को भी वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। अब ये कितनी छोटी बनती है, 1/10 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 10,
और 1 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 0.1, यानी 0.1 मिलीमीटर तक की रीडिंग जो है वो वर्नियर कैलिपर से हम ले सकते हैं। अब ये किस किस चीज के लिए मेजर यूज किया जा सकता है, किसी भी चीज की थिकनेस को, थिकनेस क्या होता है, किसी भी चीज की मोटाई, जैसे अब ये बुक है, मैं बोलूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है, बुक की जो थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि ये बुक है मेरे पास, अब इस बुक की ये जो थिकनेस है ना, थिकनेस, इसको मेजर करने के लिए, या फिर किसी चीज का डायामीटर, कोई गोल चीज है कोई भी, उसका जो है वो डायामीटर मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। डायामीटर क्या होता है, जैसे ये एक है ना सर्कल, इसके सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसको कहते हैं इसका डायामीटर। अच्छा, उसके बाद विड्थ को, यानी किसी भी चीज की चौड़ाई को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। पहले हमने बुक की थिकनेस देखी थी ना, अब इसकी ये जो है ना, ये इसकी चौड़ाई है, लेफ्ट से लेकर राइट तक ये जितनी बन रही है ना, ये इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई को मेजर करने के लिए, या फिर डेप्थ को, किसी भी चीज की, कोई लिक्विड है कोई फ्लूइड है, उसकी गहराई को, या फिर डायमेंशंस वगैरह को मेजर करने के लिए, सारी डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, हर चीज को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर बना हुआ कैसे होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसके अंदर ना दो स्केल होते हैं, एक इसका मेन स्केल होता है और एक इसके अंदर कौन सा स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। दो स्केल होते हैं। जो मेन स्केल होता है ना, उसके ऊपर जो है वो मार्किंग्स होती हैं, 1 मिलीमीटर की मार्किंग्स उसके ऊपर लगी हुई होती हैं। हर मार्किंग उसके ऊपर 1 मिलीमीटर की होती है। लेकिन जो वर्नियर स्केल होता है ना, वो एक स्लाइडिंग स्केल होता है, यानी वो मूव कर सकता है। जैसे कि ये मेन स्केल है ना, इसके ऊपर अगर वर्नियर स्केल इस तरह से लगा है, ये उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, यूं करके ना इसके ऊपर वर्नियर स्केल मूव कर सकता है। मेन स्केल तो अटैच रहते हैं अपनी जगह पे, लेकिन वर्नियर स्केल इसके ऊपर जो है वो मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता होता है, तो इसलिए वजह से इसको स्लाइडिंग स्केल कहते हैं। अब इसकी जो लेंथ होती है ना, वो 9 मिलीमीटर होती है, यानी इसके ऊपर जो वर्नियर स्केल लगा है ना मेन स्केल के ऊपर, उसकी लेंथ 9 मिलीमीटर होती है और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। वर्नियर स्केल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 9 मिलीमीटर। अब इसको 10 जो है वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो 9 डिवाइडेड बाय 10 क्या बनता है, 0.9 मिलीमीटर, यानी इसके एक हिस्से की लेंथ कितनी हुई, 0.9 मिलीमीटर। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे हम मेजर कर सकते हैं, लीस्ट काउंट को मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं, जो मेन स्केल की डिवीजन है उसको माइनस करते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। अब मेन स्केल की एक डिवीजन कितनी है, 1 मिलीमीटर। हमने यहाँ पे देखा कि मेन स्केल के ऊपर हर डिवीजन, हर पार्ट जो है वो 1 मिलीमीटर का बना हुआ है, लेकिन वर्नियर स्केल का एक पार्ट कितना है, हमने यहाँ पे खुद निकाला है, 0.9 मिलीमीटर है एक पार्ट, क्योंकि 9 मिलीमीटर इसकी लेंथ है और 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो एक पार्ट की लेंथ हुई 0.9 मिलीमीटर। तो इसका हम जब निकालते हैं ना लीस्ट काउंट, तो हम क्या करते हैं, हम 1 मिलीमीटर में से 0.9 मिलीमीटर को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर, वही लीस्ट काउंट आएगा, ये जो अभी हमने यहाँ पे भी ऊपर भी निकाला है। तो इसका लीस्ट काउंट निकालने का ये मेथड है, ये फॉर्मूला था, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, आगे ना यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लेंथ्स बताई हुई है, ये आपने एमसीक्यूज वगैरह के लिए ना याद कर लेनी है। यहाँ पे इनको बस आपने खुद ही याद करने, मीटर में बताई हुई है। फुटबॉल ग्राउंड 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, मैन की लेंथ कितनी होती है, स्पेसिफिक लेंथ 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, मैथ में हमने पढ़ा है ना, जिसकी पावर भी 0 होती है वो 1 होता है। किसी बुक पेज की थिकनेस कितनी हो सकती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और किसी पेंसिल का डायमीटर कितना हो सकता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। वर्नियर कैलिपर को किसने इन्वेंट किया था, किसने इजाद किया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था पेरी वर्नियर, और 1631 में उसने उसको इन्वेंट किया था। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है इस पॉइंट को। आगे वो कह रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है ना, ये एक मेथड था लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का, और वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का ये एक और मेथड भी है। तो ये इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ना लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक मेथड लिख सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं एक स्मॉल डिवीजन को, यानी जो हमारे पास मेन स्केल के ऊपर डिवीजन है ना, मेन स्केल की डिवीजन है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, मेन स्केल के डिवीजन को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, यानी ऊपर हम रखेंगे मेन स्केल के डिवीजन को, और नीचे हम डिवाइड किससे करेंगे कि टोटल जो डिवीजन थी ना वर्नियर स्केल के ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर जितनी भी डिवीजन थी उनसे। अब वर्नियर स्केल को कितनी डिवीजन में डिवाइड किया गया था, 10 डिवीजन में ना, 9 मिलीमीटर का वो होता है और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसके अंदर कितनी डिवीजन थी, 10। और मेन स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन थी वो हमने देखा कितनी है, 1 मिलीमीटर की है, तो हम 1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने के ये दोनों मेथड्स में से कोई भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये वर्नियर स्केल शो किया हुआ है।
अब ये है इसका मेन स्केल, ये मेन स्केल है जो अटैच्ड होता है। ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर सकता होता। और इसके ऊपर एक डिवीजन, ये जो इसकी एक डिवीजन है ना, एक आपको नजर आ रही है, ये 1 मिलीमीटर की है। और ये वर्नियर स्केल है, ये क्या होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये मूवेबल होता है, ये मूव कर सकता होता है। अब ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये आगे पीछे इसके ऊपर मूव कर सकता होता है, तो ये वर्नियर स्केल है। और वर्नियर स्केल की ये जो लेंथ होती है ना, ये कितनी होती है, ये 9 मिलीमीटर होती है। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो अभी तक हमने यहाँ तक इसको पढ़ा। आगे वो कह रहे हैं कि हमारे इसके पास जो है वो 2 जॉज़ होते हैं। जॉज़ क्या होता है, पंजा या शिकंजा, जिससे ये पकड़ लेता है, चीज़ को पकड़ता है। जैसे इसके दरमियान में हम कोई भी चीज़ रख देंगे ना, हमने किसी भी चीज़ की डायमीटर वगैरह कुछ भी पता करना है, तो उसको हम इसके सेंटर में, इसके दरमियान में रख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसका डायमीटर पता करना है ना, इसका तो मैं क्या करूंगी, इसको इसके यहाँ पे सेंटर में रख दूंगी। और ये जो यहाँ पे नट होते हैं ना, इसको पहले मैं लूज करके वर्नियर स्केल को आराम से मैं मूव करके थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी, ये थोड़ा पीछे चला जाएगा, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी जितना एरिया में फिक्स आता है। फिर मैं वर्नियर स्केल को आगे लेकर आऊंगी, इन दोनों को जो है ना, इसके ये जो जॉज है उसके दरमियान इसको फिक्स कर दूंगी बिल्कुल। और फिर इस नट को जो है वो टाइट कर दूंगी, तो ये इसके सेंटर में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और फिर मैं इसकी रीडिंग ले लूंगी। तो इसके 2 जॉज होते हैं, एक ए और बी, जो कि किसी भी चीज के एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, यानी बाहरी डायमेंशन को। ये जो है ना, इसका बाहर का डायमेंशन मैंने मेजर करना है ना, तो मैं ए और बी जॉज के दरमियान इसको रखूंगी। मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी अटैच करती जाती हूँ एक्सटर्नल डायमेंशन की और इंटरनल की, कि वो कैसे मेजर होती है, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। अच्छा, और सी और डी जॉज है। अब ये इसके ऊपर भी 2 जॉज है, नीचे भी 2 जॉज है, ऊपर भी 2 जॉज है। जो ऊपर वाले दोनों, ये जो छोटे जॉज है ना, जो इसके ऊपर सीन की तरह बने हुए हैं, ये इंटरनल डायमेंशन के लिए यूज होता है, यानी अंदरूनी किसी भी चीज की डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये स्केल है ना, इसके मैंने अंदर की डायमेंशन पता करनी है, ये अंदर, ये जो इसके अंदर का एरिया है ये कितना है, ये मैंने मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ पे ना रख दूंगी। अब ये क्या होगा, ये जो दोनों चीजें है ना, ये इसके अंदर आ जाएंगी, अंदर से इसको जकड़ लेंगी, और फिर मैं इसको मेजर कर लूंगी। तो ये जो ऊपर वाले दोनों जॉज है ना, ये इंटरनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और जो नीचे वाले दोनों जॉज हैं, वो एक्सटर्नल डायमेंशन को, यानी बाहर के डायमेंशन को किसी भी चीज की मेजर करने के लिए यूज होते हैं। एक नैरो स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप क्या होती है, लंबी सी एक स्ट्रिप से निकल रही होती है इसके अंदर से, जो कि बिहाइंड द मेन स्केल के पीछे से निकलती है, जिसको इसकी ये टेल भी कहते हैं। अब ये किस लिए यूज होती है, कि हमने किसी भी होलो ऑब्जेक्ट की ना, किसी भी खाली चीज के अंदर की डेप्थ को, उसकी गहराई को मेजर करना है, तो हम इस टेल की हेल्प से उसकी गहराई को भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक अब तक हमने पढ़ लिया कि वर्नियर जो कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से, उसका लीस्ट काउंट हम कैसे पता कर सकते हैं, और वो किस किस चीज की मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। अब हमने पढ़ना है कि इसकी मेजरमेंट का मेथड क्या है, यानी हम इसके थ्रू चीजों को मेजर कर कैसे सकते हैं। अब उसका मेथड ये है, उसके ना 2 पॉइंट्स हैं, कि सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग लेनी होती है, सही है, और उसके बाद हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी होती है। यानी वो कहने के एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इसके 2 जॉज के दरमियान रख दिया है। ये हमारा जो वर्नियर स्केल है ना, ये इसके 2 जॉज है। अब इसके दरमियान में मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब इसकी जब लेनी है रीडिंग, अब इसकी रीडिंग लेने का क्या मेथड है, कि मैंने सबसे पहले एक तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है, मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, ये जो इसका ये मेन स्केल है, इसकी रीडिंग लेनी है, और उसके बाद ये जो वर्नियर स्केल है ना, इसकी रीडिंग लेनी है। अब ये रीडिंग हमने लेनी कैसे है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने मेन स्केल को रीड करना है। अब यहाँ पे ना आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए, अब ये वर्नियर स्केल है ना, जो इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, और ये मेन स्केल हमारा जो फिक्स्ड स्केल है। तो हमने देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का 0 है ना, ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, जो मेन स्केल के ऊपर आ रहा है, हमने देखना है इससे पीछे पीछे मेन स्केल की क्या रीडिंग आ रही है, इस 0 से पीछे पीछे। तो इस 0 से पीछे पीछे इसकी रीडिंग आ रही है 4.3 सेंटीमीटर, यानी 4 और फिर ये 1 2 3 लाइंस और है, तो 4.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगी मेन स्केल की रीडिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कैसे लेंगे, कि हम वर्नियर स्केल की ना ऐसी डिवीजन या ऐसी मार्किंग को देखेंगे, ऐसी लाइन को जो बिल्कुल मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली जाके ना मिल रही है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो इसकी ये वाली लाइन है ना, ये लाइन, ये एग्जैक्टली ये लाइन आपस में मिल रही है। इससे पिछली वाली कोई भी लाइन इस तरह एग्जैक्टली नहीं मिल रही, सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। अब ये लाइन जो है ना, पहली वो लाइन हमने सबसे पहली देखनी है जो एग्जैक्टली मिल रही है, वो ये लाइन है। अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 4, सॉरी ये तो 0 है ना, यहाँ से हमने काउंट करना है 1 2 3 4। ये इसकी कौन सी डिवीजन है, ये इसकी 4th डिवीजन है, सही है।
तो हमारी जो है वो क्या रीडिंग आ जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी 4। दोनों रीडिंग्स हमने ले ली, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की। फिर आगे हमें दिया हुआ है एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से हम अपनी ऑब्जेक्ट की लेंथ को पता कर सकते हैं। वो क्या है कि हमने सबसे पहले लिखना है, ये फॉर्मूला आपने ना याद रखना है, एमसी न्यूमेरिकल्स में भी आपको काम आएगा और वैसे भी आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब मेन स्केल की रीडिंग में हमने प्लस करना है किस चीज को, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 4.3 प्लस अब वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल की रीडिंग से, जो कि हमारे पास 4 आई। अब आपके ज़हन में यहाँ पे आएगा कि लीस्ट काउंट तो 0.1 था, यहाँ पे 0.01 क्यों यूज हो रहा है, कि हमने जो ऊपर जो लीस्ट काउंट हमने जो अभी मेजर किया इतना, और वो कितना था, वो 0.1 मिलीमीटर था के, तो अब हमने 0.01 क्यों लिख दिया लीस्ट काउंट। हमने 0.01 लीस्ट काउंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बात देखें सेंटीमीटर में हो रही है, ऊपर बात किस में हो रही थी, मिलीमीटर में हो रही थी। तो हमारी जब रीडिंग यहाँ पे आनी है सेंटीमीटर में, तो हमने इसलिए जो है वो लीस्ट काउंट क्या लिया है यहाँ पे 0.01, क्योंकि हमारा जो 1 मिलीमीटर है ना, उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं। हमने अपना जो पिछला लेक्चर है उसमें ये बात पढ़ी है ना कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब हमने इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो जब हमने जाना होता है छोटे से बड़े की तरफ, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम इस 10 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसके साथ 0.1 के साथ। तो हमने 0.1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दिया ताकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाए, तो वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसलिए हमने यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर यूज किया। आपके पास ना पेपर में एमसीक्यूज में अक्सर आपको इस तरह भी कंफ्यूज किया जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछेंगे तो लिख देंगे 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, इस तरह करके आपके पास ना हो जाएगा, या फिर 0.1 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर, इस तरह करके। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके पास ना अगर मिलीमीटर में बात हो रही है तो आपने 0.1 पे टिक करना है, और अगर सेंटीमीटर में बात हो रही है तो आपने 0.01 पे टिक करना है। तो आपने ये बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.34 सेंटीमीटर, जो हमारी वर्नियर कैलिपर से क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। आगे जो सबसे मेन बात है ना वो है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही ये एरर होता है, ये गलती जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही होती है। मीटर रूल में जो हमने एरर देखा था ना वो ह्यूमन एरर था, यानी हमारा खुद का एरर था कि हमने इन चीज को देखा गलत तरीके से। लेकिन ये एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट में पहले से प्रेजेंट होता है, तो हमने किसी भी चीज की मेजरमेंट करने से पहले जीरो एरर को लाजमी चेक कर लेना कि अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होगा तो हमारी मेजरमेंट जो है वो गलत आएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर एरर है या नहीं। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो इसके ये दोनों जॉज है ना, जो हमारे वर्नियर कैलिपर के ये दोनों के दोनों जो हमें जॉज नजर आ रहे हैं इसके, हमने इनको जो है ना वो कर देना है क्लोज, यानी ये जो दोनों जॉज है ना हमारे वर्नियर कैलिपर के, हमने इनको क्लोज कर देना है, आपस में इनको हमने जोड़ देना है, इन दोनों को बिल्कुल बंद कर देना है और इनको आपस में जोड़ देना है। अच्छा, अब जोड़ने के बाद अगर जो मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है ना, और इसके ऊपर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के साथ क्या करें, कोइंसाइड करें, एक दूसरे के एग्जैक्टली जो है ना, ये दोनों जीरोस जो है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर आए। तो इस तरह से एग्जैक्टली ऊपर आएंगे तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये कोइंसाइड नहीं करेंगे ना तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर जो है वो प्रेजेंट है। अब हमने जीरो एरर को चेक करना है, उसके लिए हमने इसके दोनों जॉस को क्लोज करना है। अगर वो एक्जैक्टली कोइंसाइड कर देंगे तो जीरो एरर नहीं है, लेकिन जब वो एक्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करेंगे, जैसे इसमें और इसमें आपको नजर आ रहा है, इसमें जो है ये जीरो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे और इसमें भी ये दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे, आपस में नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर प्रेजेंट है। ये आपके पास जीरो एरर की डेफिनेशन भी हो सकती है। अच्छा, अब ये ना दो तरह से हो सकता है। हमने जो पिछली पिक्चर देखी ना उसमें एक में जीरो इस साइड पे था वर्नियर स्केल का और एक में जीरो इस साइड पे था, यानी एक में जो इसका जीरो है ना वो इस साइड पे आ रहा था और एक में जीरो जो था वो इस साइड पे आ रहा था। तो दो तरह से हो सकता है कि या तो जीरो राइट साइड पे होएगा वर्नियर स्केल का या तो लेफ्ट साइड पे होगा। अब ये दोनों हमने ना केस को डिस्कस करना है कि राइट साइड पे होगा तो क्या करना है, लेफ्ट साइड पे होगा तो क्या करना है। अब अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे आ रहा है मेन स्केल से, तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा आएगी, यानी एक्चुअल लेंथ से ज्यादा लेंथ ये बताएगा। कैसे, ये देखे ना, अगर ये है हमारे पास मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो बाद में आ रहा है, इसका मतलब जो है वर्नियर स्केल
का 0 पहले ही शुरू हो गया ना, पहले ही शुरू हो गया, राइट साइड पे है। मेन स्केल का 0 तो अभी पीछे रह गया, वर्नियर स्केल का 0 पहले ही शुरू हो गया, ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट की लेंथ लेने से पहले ही ये शुरू हो चुका हुआ है। इसका मतलब इसकी रीडिंग ज़्यादा आएगी, ये पहले ही आगे चला गया, ऑब्जेक्ट तो बाद में आया, ये आगे पहले चला गया, तो ये रीडिंग ज़्यादा देगा। तो आपने याद रखना है, अगर राइट साइड पे है तो इसका मतलब रीडिंग हमारे पास असली रीडिंग से ज़्यादा आएगी। अच्छा, अब ये ज़ीरो एरर हमने फिर कैसे निकालना है, ये आगे हमें ये बताया हुआ है कि ज़ीरो एरर कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन इसको करेक्ट करने का ये हमारे पास ना करेक्शन का मेथड है, वो क्या है कि हमने जो ज़ीरो एरर की हमारे पास वैल्यू आएगी ना, उसको हमने अपनी मेजरमेंट में से माइनस कर देना है, क्योंकि हमें लेंथ ज़्यादा मिल गई ना, असली लेंथ से ज़्यादा मिल गई। तो असली लेंथ निकालने के लिए हमने फिर बीच में से जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ आएगी, एक्चुअल रीडिंग आएगी। इसलिए अगर ज़ीरो राइट साइड पे है तो इसका मतलब हमें लेंथ असल रीडिंग से ज़्यादा मिली है और हमने उसमें से ज़ीरो एरर को माइनस करना है ताकि हमें असल रीडिंग मिल सके। अब ज़ीरो एरर हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमने जो है नंबर ऑफ डिवीजन को देखना है, वर्नियर स्केल की वो डिवीजन जो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो। हमने अभी पीछे देखा ना, उस वक्त भी जब हम रीडिंग ले रहे थे तो हमने ऐसी रीडिंग को देखा जो उसके साथ कोइंसाइड कर रही थी, मिल रही थी। तो हमने इसके अंदर ये जितनी भी रीडिंग्स इसकी हैं और इसकी हैं, हमने ऐसे रीडिंग को देखना है जो इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही हो। जैसे नंबर 3 वाली रीडिंग एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, आपस में मिल रही है, फिर हम उसको क्या कर देंगे, उस रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा ना वो होगा हमारे पास ज़ीरो एरर। यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल की वो रीडिंग जो एग्जैक्टली मिल रही है वो हमने पहले तो पता करनी है। जैसे नंबर 3 आ गई, अब वो 3 हमारा ज़ीरो एरर नहीं होगा, हमने उस 3 को पहले लीस्ट काउंट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो ज़ीरो एरर आएगा। जैसे अगर हमारे पास 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है तो एरर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 0.3 मिलीमीटर हमारे पास इसका आ जाएगा एरर। फिर हमने क्या करना है, जो हम फिर उसके बाद हमने अपनी रीडिंग ले लेनी है। पहले हमने ज़ीरो एरर पता कर लिया, सबसे पहला स्टेप था ज़ीरो एरर पता कर लिया हमने। उसके बाद हम जैसे अपनी रीडिंग लेते हैं, हमने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पीछे सीखा है, हमने रीडिंग ले लेनी है। रीडिंग लेने के बाद फिर हमने क्या कर देना है, उस रीडिंग में से जैसे हमारे पास 4.34 आंसर आ रहा है, तो उसमें से हमने फिर 0.3 को माइनस कर देना है। और 0.3 को माइनस करने के बाद हमारे पास जो है वो हमारी असल रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड पे हो, यानी कि ये हमारे पास 0 है ना मेन स्केल का, तो वर्नियर स्केल का 0 इधर लेफ्ट साइड पे है, यानी मेन स्केल के 0 से अभी इधर पीछे रह गया है। तो अगर वर्नियर स्केल का 0 जो है वो किधर होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो इसका मतलब हमारी रीडिंग जो है वो असली रीडिंग से कम आएगी, क्योंकि देखिए ना वर्नियर स्केल का 0 पीछे है, ये मेन स्केल के साथ बाद में आके जुड़ेगा, फिर आगे कुछ जाएगा, फिर रीडिंग आएगी, तो ये तो अभी पीछे है, ये बाद में आगे आएगा। इसका मतलब हमारी रीडिंग जो है वो कम आएगी। रीडिंग क्या आएगी, कम आएगी। तो एक्चुअल लेंथ से रीडिंग कम आएगी, तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ज़ीरो एरर को एंड में प्लस कर देंगे ताकि हमारी असल रीडिंग आ जाए, क्योंकि रीडिंग कम आई है ना, तो फिर हम इसमें प्लस कर देंगे ताकि हमारी रीडिंग जो है वो सही हो जाए। तो ज़ीरो एरर को हम क्या करेंगे, इस केस में ऐड करेंगे। अब जब लेफ्ट साइड पे है तो रीडिंग जो है हमारी कम आई है, तो हमने ज़ीरो एरर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो है, अब ये हमारे पास मेथड है ज़ीरो एरर को पता करने का। अब नंबर 3 हमारे वो डिवीजन है इसकी वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की, जो आपस में कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले तो 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, क्योंकि टोटल डिवीजन्स कितनी है वर्नियर स्केल की, 10 होती है ना टोटल डिवीजन्स, तो हम 10 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 10 जो है वो वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन्स है। 10 में से माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 7। फिर 7 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 0.7 मिलीमीटर हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो एरर की वैल्यू। अब ये हमने क्या करना है, अपना जैसे हम निकाल रहे थे ना आंसर अपना, बिल्कुल रीडिंग हमने वैसे ही पता कर लेना है। ये ज़ीरो एरर हमने शुरू में ना पता करके साइड पे रख लेना है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारी रीडिंग वही होगी जो हमारी असली रीडिंग है। लेकिन अगर है तो फिर हमने पता करना है कि लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, वो देखना है, और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने ज़ीरो एरर को प्लस करना है या माइनस करना है। फिर हमने ज़ीरो एरर को पता करके साइड पे रख लेना है, इस तरह से डिवीजन देख के, फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमने उसको पता कर लिया ज़ीरो एरर को, उसको हमने पहले ही साइड पे रख लिया। फिर हम जिस तरह नॉर्मली अपनी रीडिंग निकालते हैं, हमने उस तरह से अपनी रीडिंग निकालनी है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास 4.34 रीडिंग आ रही है, तो अब इसके अंदर हम 0.7 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा जो है वो एक्चुअल आंसर आ जाएगा। फिर एंड में हमने अपने आंसर के अंदर ज़ीरो एरर को प्लस या माइनस कर देना ताकि हमारा करेक्ट आंसर आ जाए।
नेक्स्ट यहाँ पे ना कुछ लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स बताए हुए हैं, इनको बस आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सारे ऑपरेटर्स या सारी चीज़ें जो भी केमिकल्स वगैरह लैब के अंदर है ना, उनको आपने केयरफुली, ध्यान से, एहतियात से और सही तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि अक्सर जो है ना वो बड़े डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, आपकी स्किन बर्न हो जाती है। अच्छा, सब आपने हमेशा कंटेनर के ऊपर जो भी उठाना है ना, उसके ऊपर लेबल लाज़मी देखना है कि किस चीज़ का कंटेनर है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा, उसके बाद आपने किसी भी केमिकल को, किसी भी चीज़ को खुद टेस्ट करके नहीं देखना। जब तक आपके कोई इंस्ट्रक्टर या आपका टीचर आपको ना कहे ऐसा करने के लिए, तो आपने खुद से किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना। लैब के अंदर आपने किसी भी चीज़ को खाना-पीना नहीं है या फिर खेलना भी नहीं है, क्योंकि खेलने से अक्सर चीज़ें टूट जाती हैं। कोई केमिकल जो है वो टूट जाएगा, आपके ऊपर गिर जाएगा, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। फिर आपने खुद भी किसी भी चीज़ को खाना-पीना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो है वो केमिकल्स या उनकी वज़ह से ना जर्म्स वग़ैरह भी प्रेज़ेंट होते हैं, तो आपके खाने के थ्रू वो आपके साथ अंदर जा सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को लैब के अंदर जो है वो छेड़ना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच, बोर्ड, वायरिंग को हाथ नहीं लगाना या उसमें चेंजिंग्स वग़ैरह नहीं करनी खुद से। कोई भी फ्लेमेबल यानी आग को पकड़ने वाली चीज़ें, जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल वग़ैरह है, उनको आपने आग के करीब जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखना। और लैब के काम के बाद, लैब में कोई भी काम करने के बाद अपने हैंड्स लाज़मी वॉश करने हैं, हैंड वॉश किए बगैर अपने लैब से बाहर नहीं आना। अब अगला जो इंस्ट्रूमेंट है ना जिसको आपने पढ़ना है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये जो है ना वो वर्नियर कैलिपर से भी छोटी लेंथ्स को मेज़र करता है। यानी इतनी छोटी लेंथ्स, जैसे कोई वायर है ना, कोई तार है, बिल्कुल बारीक सी कोई तार है, उसकी लेंथ को मेज़र कर देगा, या फिर कोई मेटल की शीट है जो कि बहुत बारीक सी होती है, जैसे अब ये है, अब इतनी बारीक सी कोई मेटल की शीट होगी, तो इसकी ये जो थिकनेस है ना, इतनी सी ये थिकनेस, इसको मेज़र करने के लिए, यानी इतनी छोटी जो लेंथ है ना उसको मेज़र करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज़ किया जाता है। तो वेरी स्मॉल लेंथ, डायामीटर किस चीज़ का, वायर का डायामीटर या फिर किसी मेटल शीट की किसी चीज़ की थिकनेस जो है, किसी शीट की थिकनेस, उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? इसके अंदर भी जो है वो 2 तरह के स्केल होते हैं, 2 तरह के इसके अंदर भी स्केल होते हैं। एक इसका मेन स्केल होता है, जो कि इसकी स्लीव के ऊपर, मतलब इसको स्लीव कहते हैं, जिसके ऊपर वो मेन स्केल बना होता है, उसको, इस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहते हैं? स्लीव। अब उसके ऊपर जो मार्किंग्स होती है ना, वो कितनी होती हैं? वो 0.5 मिलीमीटर, यानी ये जो मार्किंग्स है ना इसके ऊपर, ये कैसी होती हैं? ये 0.5 मिलीमीटर की होती हैं। और इसी के ऊपर एक सर्कुलर स्केल होता है जिसको क्या कहते हैं? थिम्बल। मेन स्केल जिस चीज़ के ऊपर होता है इंस्ट्रूमेंट की, उसको स्लीव कहते हैं, और सर्कुलर स्केल जिस इंस्ट्रूमेंट के जिस पार्ट के ऊपर बना होता है उसे क्या कहते हैं? थिम्बल कहते हैं। और इसके ऊपर कितनी डिवीजन्स होती हैं? 50 डिवीजन्स होती हैं। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसे होता है कि मेन स्केल जो है उसका ये जो डिस्टेंस है ना वो 0.5 मिलीमीटर के बजाय 1 मिलीमीटर का होता है, और 100 डिवीजन्स होती है, यानी दोनों चीज़ें डबल-डबल हो जाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना स्क्रू गेज, वो 2 तरह का हो सकता है। मतलब 0.5 मिलीमीटर वाला और 50 डिवीजन्स वाला, या फिर 1 मिलीमीटर वाला और 100 डिवीजन्स वाला। तो अब ये किस तरह से होता है कि देखिए ना, जैसे ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझ लें। तो ये इसका जो है वो मेन स्केल है, ये मेन स्केल है जिसके ऊपर ना यूँ करके सारी रीडिंग्स बनी होती है। जैसे ये स्केल के ऊपर ना रीडिंग्स बनी होती है ना स्केल के ऊपर, इसके ऊपर भी इस तरह से ना यूँ रीडिंग्स बनी होती हैं। तो ये इसका होता है मेन स्केल, जिसके ऊपर रीडिंग्स हैं और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है, या 0.5 मिलीमीटर, 2 तरह के ये डिस्टेंस वाली होती हैं। और फिर ये इसके ऊपर ना एक सर्कुलर स्केल होता है, जो क्या होता है? मूवेबल होता है। जैसे ये है ना, अब इस तरह ये मूवेबल होगा, मूवेबल यूँ ये इसके ऊपर मूव कर सकते हैं। ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो मूव नहीं कर सकता। ये इसके ऊपर इस तरह से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। और इसके ऊपर ना, जैसे अब यहाँ पे भी डिवीजन्स आपको नज़र आ रही है ना, बनी हुई पार्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। डिविजन्स बनी हुई इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो उसके ऊपर भी डिविजन्स बनी होती हैं, टोटल या तो 50 डिविजन्स वाला होता है या फिर 100 डिविजन्स वाला, और ये इस तरह से इसके ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये इसकी भी इस तरह की ही सिमेट्री बनी होती है, स्क्रू गेज की भी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जब थिम्बल जो है वो इसके ऊपर मूव करता है और एक कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट राउंड पूरा कर लेता है, तो स्पिंडल जो है वो 0.5 मिलीमीटर जो है वो आगे मूव कर जाती है, जिसको एक डिवीजन कहते हैं ना, मतलब 1 डिवीजन। अगर 1 मिलीमीटर वाला है तो 1 मिलीमीटर आगे मूव कर जाएगी, यानी जितना एक डिवीजन का इसका डिस्टेंस है ना, वो एक डिवीजन आगे मूव कर जाती है। कब मूव करती है? जब थिम्बल के ऊपर एक राउंड पूरा हो जाता है, एक टर्न पूरा हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। कैसे? देखिए,
अब ये है ना, ये मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसने अपना राउंड शुरू किया, अब ये पूरा एक राउंड करके मूव करके पूरा यहाँ पर आके ये दोबारा रुक गया। तो जब इसका एक राउंड पूरा होगा ना इस तरह, तो ये एक जरा सा ये आगे मूव कर जाएगा, मतलब 1 मिलीमीटर जो है ये आगे निकल आएगा। फिर अगला राउंड पूरा होगा तो इस तरह से ये 1 मिलीमीटर और आगे निकल आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, कि जब एक राउंड पूरा हुआ तो ये 1 मिलीमीटर आगे मूव कर जाएगा, और अगर 0.5 मिलीमीटर वाला स्क्रू गेज है तो 0.5 मिलीमीटर जो है वो आगे मूव करेगा। तो इसको कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज, एक डिवीजन आगे मूव कर जाएगा। अच्छा, अब लीस्ट काउंट का, इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है कि हमने पिच ऑफ द स्क्रू गेज को डिवाइड करना है सर्कुलर स्केल के ऊपर जितनी डिवीजन है उससे। अब पिच कितनी है स्क्रू गेज की, 0.5 मिलीमीटर, और डिवीजन कितनी है, 50 डिवीजन है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। और अगर ये स्क्रू गेज वो है जिसकी 1 मिलीमीटर जो है वो पिच है और डिवीजन 100 है, तब भी हमारे पास आंसर 1 को भी 100 से डिवाइड करें तो 0.01 मिलीमीटर ही आता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर ही है। और अगर हम सेंटीमीटर में इसको लिखेंगे तो फिर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर में भी याद रखनी है, 0.01 मिलीमीटर है और 0.001 सेंटीमीटर है। आगे ना यहाँ पे ये आपको स्क्रू गेज दिखाया हुआ है, इसके पार्ट से देखेंगे, इसका मेन स्केल है, मेन स्केल जो कि इसकी स्लीव के ऊपर बना हुआ है, ये पार्ट जो उसकी स्लीव है इसके ऊपर मेन स्केल बना हुआ है और उस पर ये डिविजन्स बनी हुई हैं, और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल है जो कि मूव कर सकता है, और ये इसका पार्ट, इसको क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। अच्छा, जो भी ऑब्जेक्ट हमने मेजर करना है ना उसको हम रखेंगे यहाँ पे, यानी जो भी चीज मेजर करनी है ना कि वायर की लेंथ है या मेटल शीट की थिकनेस है, उसको यहाँ पे रखेंगे। और इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये जो इसका ये छोटा वाला पार्ट है इसको एनविल कहते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट है इसको स्पिंडल कहते हैं। जब हम इसको मूव करते हैं ना, इसको थिम्बल को, तो ये मूव करती है और ये दोनों जो है वो आगे की तरफ चले जाते हैं, ये दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं, और फिर इस तरह से ये पूरा होल्ड कर लेंगे ना उस वायर को, और जब वायर इनके दरमियान पूरा होल्ड हो जाएगी तो ये भी फिर रुक जाएगी वहां पे। अच्छा, वो कह रहे हैं रैचेट जो है वो ओवर टाइटनिंग से प्रिवेंट करता है। ये जो पीछे रैचेट बना हुआ है ना, ये क्या करता है, ये ओवर टाइटनिंग से, यानी ज्यादा टाइट ना हो जाए कि हम उसको ज्यादा ना इसको घुमा दें और वो ज्यादा बीच में टाइट ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करता है। कैसे करता है कि जैसे ही रेडी हो जाती है ना, मतलब इसकी रीडिंग के लिए ये रेडी हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट टाइटनिंग हो जाती है, तो ये रैचेट जो है वो क्लिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टिक की एक साउंड आ जाती है, तो जिससे पता चल जाता है कि इससे ज्यादा अब इसको टाइट नहीं करना। अच्छा, ये कुछ लिमिटेशंस बताई हुई है, मतलब कि ये डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ लिए ना, मेजरिंग टेप, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, अच्छा इनकी रेंजेस बताई हुई है कि ये किस रेंज से लेके किस रेंज तक जो है वो मेजरमेंट कर सकता है, यानी ये 1 सेंटीमीटर से लेके काफी सारे मीटर्स तक, सेवरल मीटर्स तक मेजरमेंट कर सकता है। ये इनकी रेंज है, यानी इस रेंज से लेके इस रेंज तक ये मेजरमेंट दे सकता है। ये 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक दे सकता है, ये 0.1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक दे सकता है, और ये 0.01 मिलीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट दे सकता है। और ये आगे इनके लीस्ट काउंट भी बताए हुए हैं, तो आप इसके लीस्ट काउंट को भी देख लें साथ साथ, और इन लीस्ट काउंट को यहीं पे आप साथ साथ सेंटीमीटर में भी लिख लें, 0.001 सेंटीमीटर, ये 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 0.1 सेंटीमीटर, और ये भी 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में सेंटीमीटर में पूछ लेते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास जो है वो जीरो एरर उसमें भी था वर्नियर कैलिपर में, इस तरह से इसमें भी जीरो एरर हो सकता है स्क्रू गेज में भी। तो इसका जीरो एरर हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके जीरो एरर को चेक करने के लिए ना हम पहले इसको पूरा जो है वो घुमा के, पूरा का पूरा घुमा के हम इसको बंद कर देंगे, यानी पूरा हम इसको टाइट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसका जो इसके ऊपर है ना, इसको पूरा हमने घुमाना है सर्कुलर स्केल को, और घुमा के इसको हमने टाइट कर देना है। अब अगर घुमा के जब हमने इसको टाइट कर दिया पूरा का पूरा, एनविल और स्पिंडल भी आपस में मिल जाएंगे, ये पूरा टाइट होके क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है, और अगर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब फिर जीरो एरर इनमें है। अब वो जो है जीरो एरर हम कैसे पता करेंगे कि क्या है, अगर ये एग्जैक्टली जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की, तो इसका मतलब इसके अंदर जो है वो जीरो एरर प्रेजेंट है स्क्रू गेज के अंदर। अब जीरो एरर जो है वो दो तरह का हमारे पास होता है ना। अब अगर जो है
वो सर्कुलर स्केल का जीरो, ये जो सर्कुलर स्केल है, ये जो ऊपर मूव कर रहा है सर्कुलर स्केल, इसका जीरो बिलो नीचे हो जाए, इसके मेन स्केल के जीरो से इसका स्केल क्या आ जाए, नीचे आ जाए, यानी बिलो है, ये नीचे है, तो इसका मतलब जो हमारे पास रीडिंग आएगी ना वो ज्यादा आएगी, वो ज्यादा आएगी, यानी मेन स्केल पहले ही मूव कर गया, आगे चला गया, ये मेन स्केल पहले ही ऊपर है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, वो ज्यादा आएगी, एक्चुअल रीडिंग से हमारी जो रीडिंग है वो ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब हमने फिर जीरो एरर को, पहले हमने इसका जीरो एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, और फिर जीरो एरर को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि हमने पहले तो इसको बंद करना है, जब भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है ना उससे पहले उसको बंद करके चेक करना है कि इसमें जीरो एरर है या नहीं। अगर नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो जो हमारी रीडिंग आएगी वही हमारी एक्यूरेट हमारा आंसर है। और अगर उसके अंदर जीरो एरर है तो फिर हमने चेक करना है कि वो किस तरह का जीरो एरर है। अच्छा, फिर हमने उसका जीरो एरर फाइंड आउट करना है और हमने साइड पे रख लेना है उसको फाइंड आउट करके। अब फिर हमने अपनी मेजरमेंट लेनी है, अपनी रीडिंग लेनी है, और रीडिंग लेने के बाद फिर हमने इस चीज के अकॉर्डिंग कि वो जीरो नीचे आ रहा था या ऊपर आ रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको प्लस या माइनस कर देना है। अब हमने ऐसे ही इसका जीरो एरर फाइंड आउट करके उसको साइड पे रख लिया, फिर हमने अपनी एग्जैक्ट रीडिंग ले ली जिस तरह से हम लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जीरो एरर जो था वो नीचे था, मेन स्केल के जीरो से जो था, जीरो सर्कुलर स्केल का वो नीचे था। इसका मतलब हमारी जो रीडिंग आई है वो असल रीडिंग से ज्यादा आई है। तो जब हमने एक्चुअल रीडिंग पता करनी है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक्स्ट्रा रीडिंग को बीच में से माइनस करना पड़ेगा, यानी जो जीरो एरर की वजह से रीडिंग ज्यादा हुई है उसको हमने बीच में से माइनस कर देना है ताकि हमारी रीडिंग जो है वो सही हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा चांस क्या हो सकता है कि जीरो एरर जो है वो सर्कुलर स्केल के ऊपर आ जाए, यानी सर्कुलर स्केल नीचे रह गया, जीरो जो है वो आगे चला गया। इसका मतलब हमारी जो रीडिंग आएगी वो असल रीडिंग से कम आएगी। जब ये नीचे था तो रीडिंग असल रीडिंग से ज्यादा थी, जब ये ऊपर चला गया है तो रीडिंग असल रीडिंग से कम है, यानी इनवर्स रिलेशन है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, उल्टा रिलेशन है। ये नीचे था तो रीडिंग ज्यादा थी, ये ऊपर था तो रीडिंग कम आएगी। अब जब रीडिंग कम आई है तो इसका मतलब हमें जब असल रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में जो जीरो एरर की वजह से रीडिंग कम हुई है वो हमें बीच में ऐड करना पड़ेगी। तो हम इसी तरह जीरो एरर पहले फाइंड आउट करके साइड पे रख लेंगे, फिर हम अपनी एक्चुअल रीडिंग निकालेंगे, अपनी जिस तरह से हम रीडिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हम उस तरह से मेजर कर लेंगे उसको, और मेजर करने के बाद हम जीरो एरर वाली रीडिंग को बीच में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग जीरो एरर की वजह से कम हुई थी, तो हम फिर बीच में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आगे बताया हुआ है कि इस स्क्रू गेज को यूज करते हुए हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, हम चीजों को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है। अच्छा, अब इसमें भी हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने स्टील शीट या जो भी वायर हमने मेजर करनी है, शीट मेजर करनी है, हमने उसको अपने स्क्रू गेज का जो एनविल और स्पिंडल है ना, जो हमने ऊपर देखा है इसका एनविल और स्पिंडल, उसके हमने दरमियान में रख देना है। एनविल और स्पिंडल के दरमियान में हमने अपने जो भी चीज हमने मेजर करनी है उसको रख देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनविल और स्पिंडल के दरमियान में ये वायर पड़ी हुई है। अच्छा, अब हमने उसको रख देना है बीच में, फिर हमने उसको बंद करना है। जब हम उसको सर्कुलर को बंद करेंगे फिर रैचेट से हमें पता चल जाएगा कि अब ये क्लोज हो गया, यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया, हमने चीज उसको बीच में रख दिया है सही तरीके से। अब हमने रीडिंग कैसे लेनी है, क्या देखे ना, ये क्लोज होने के बाद ये यहाँ पर आके ये रुक गया, क्योंकि बीच में वायर थी, अब ये यहाँ पे रुक गया। अब सबसे पहले हमने स्लीव के ऊपर जो हमारा मेन स्केल था ना उसकी रीडिंग को देखना है, थिम्बल की रीडिंग को बाद में देखना है, पहले हमने मेन रीडिंग को देखना है। जैसे वर्नियर कैलिपर में भी पहले हम मेन स्केल की रीडिंग को देखते थे ना, तो स्क्रू गेज में भी हम पहले मेन स्केल की रीडिंग को देखेंगे। अब मेन स्केल रीडिंग देखें, ये जो इस लाइन तक हमारे पास रीडिंग आ रही है वो कितनी है, ये 5 ये बनते हैं, ये 6 बनते हैं, और ये जो है वो 0.5, तो हमारे पास 6.5 मिलीमीटर जो है वो मेन स्केल की रीडिंग आ गई है। उसके बाद हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग को देखना है। कैसे देखना है कि यानी ये जो लाइन जो कि आके मिल रही है ना इस मेन स्केल के साथ, तो वो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। जब ये कौन सी लाइन मिल रही है मेन स्केल के साथ आके, 25 नंबर वाली, 25th डिवीजन इसकी आके मिल रही है, तो इसका मतलब 25 हमारे पास क्या है, मेन सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। अब इसकी रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है जो कि आपने याद रखना है थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए, कि हमने जो है वो मेन स्केल की रीडिंग जो कि हमने निकाल ली 6.5 मिलीमीटर थी, उसके अंदर प्लस कर देना है सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। सेम वही फॉर्मूला है जैसे वर्नियर कैलिपर का था कि मेन स्केल की रीडिंग थी, उसके अंदर हमने प्लस करना था वर्नियर रीडिंग को मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट को। तो इसका भी फॉर्मूला सेम वही है, इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगी याद रखने में। अच्छा, अब मेन स्केल रीडिंग 6.5 मिलीमीटर थी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आई है 25, और लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.01 मिलीमीटर। अब हमने मिलीमीटर में ही क्यों रख दिया, क्योंकि ये रीडिंग भी मिलीमीटर में ही थी ना,
तो फिर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में है, तो हमने अपना मिलीमीटर वाला ही लीस्ट काउंट लिखा। अगर ये सेंटीमीटर में होती तो फिर हम 0.001 सेंटीमीटर यूज करते। अच्छा, अब हमने 25 और 0.01 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो 0.25 मिलीमीटर हो गया, और उसमें 6.5 मिलीमीटर को प्लस कर दिया तो 6.75 मिलीमीटर हमारे पास इसकी क्या आ गई, रीडिंग। अब अगर इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है तो ये हमारी फाइनल रीडिंग है, और अगर इसके अंदर जीरो एरर है तो वो हमने पहले ही फाइंड आउट करके साइड पे रखा होगा, और हमें पता होगा कि हमने उसको प्लस करना है या माइनस करना है। अगर जीरो जो है वो बिलो द लाइन था, इसका मतलब हमारे पास थिकनेस एक्चुअल थिकनेस से ज्यादा आई है, तो हमने जीरो एरर को माइनस करना है। और अगर जीरो अबव द लाइन था तो हमारे पास थिकनेस जो है वो एक्चुअल थिकनेस से कम आई है, तो हमने जीरो एरर को इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमने फिर अपनी मेजरमेंट निकालने के बाद उसके अंदर जीरो एरर को प्लस या माइनस करके अपनी एक्चुअल रीडिंग को पता कर लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स भी साथ साथ मिलती रहे।